2021 के पहला हमारा लाइव शो है आपके साथ। तो उम्मीद करते हैं साल आपके लिए अच्छा हो और आपकी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब आप इस साल अचीव कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और स्टार्ट करते हैं अब ये शो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20I एंड ODI टीम्स ऑफ द डेकेड। आपको पता है देखिए पूरा डेकेड अब कंप्लीट हो चुका है हमारा 2011 से लेके 2020। आपको पता है 10 साल के टाइम पीरियड को हम डेकेड कहते हैं। तो 10 साल टाइम पीरियड हो जाने पर आईसीसी ने ये कुछ रैंकिंग्स रिलीज करी है, यानी T20 फॉर्मेट ODI टीम ऑफ द डेकेड। ठीक है, यानी पूरे 10 साल में जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही या ओवरऑल टीम डिक्लेयर बेस्ट टीम है, तो T20I और ODI टीम के कैप्टन इनमें से किसे बनाया है आईसीसी ने? क्या वो विराट कोहली है, स्टीवन स्मिथ है, MS धोनी है या केन विलियमसन है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन, यानी MS धोनी को बनाया है आईसीसी ने T20I और ODI फॉर्मेट का कैप्टन। और आपको पता है इन्हीं की कैप्टेंसी में MS धोनी की हमने 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट पाकिस्तान, और 2011 में जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था। ठीक है, तो इसलिए MS धोनी को आईसीसी ने T20 और ODI फॉर्मेट के टीम ऑफ द डेकेड में कैप्टन के तौर पर रखा है। और एक और इम्पोर्टेंट इसी से क्वेश्चन है, हु वन द सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड? तो पूरे 10 साल के लिए जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही किस मेल क्रिकेटर की, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो क्या वो स्टीवन स्मिथ है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है या एबी डिविलियर्स है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी विराट कोहली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर रहे हो। इसमें काफी सारे अवार्ड्स इंडिया के ही प्लेयर्स को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये T20I और ODI फॉर्मेट के कैप्टन तो MS धोनी को रखा गया, जबकि टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन है उन्हें उसमें किसको रखा गया? विराट कोहली को। ठीक है, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो आईसीसी ने मेंस T20 और ODI टीम के कैप्टन के तौर पे MS धोनी को रखा है और टेस्ट टीम के कैप्टन के तौर पे विराट कोहली को। इसके अलावा सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड भी जो है वो विराट कोहली को मिला। तो सब जरूर नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे प्रेजेंट एस जयशंकर, वो पहली बार किस देश के दौरे पर अभी 27 और 28 दिसंबर को गए थे? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर या ओमान। होता है चारों ही हमारी गल्फ कंट्रीज हैं। तो पहली बार वो किस देश में गए हैं? ठीक है, यानी मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कतर। तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर पहली बार जो है वो भी कतर गए थे 27 और 28 दिसंबर को। तो इसे जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, और लगातार भारत के अगर आप देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज हमसे रिलेशंस इंप्रूव कर हो रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन, कतर, ओमान, सभी के साथ ही। तो पहली बार जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे एस जयशंकर ने इस कतर कंट्री को विजिट किया है। तो इसे जरूर नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है वैलिडिटी ऑफ व्हीकुलर डॉक्यूमेंट्स टू विच डेट? ठीक है, तो जो हमारे व्हीकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका होता है, आरसी होती है, उसको गवर्नमेंट ने कब तक उसकी डेट को एक्सटेंड किया है? 31 जनवरी तक, फरवरी 28 तक, 15 मार्च तक या 31 मार्च तक? ठीक है, तो आप मेरे को बताएं। आपको तो खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए पिछले साल ही जब मार्च में ये कोविड स्टार्ट होता तभी से लगातार गवर्नमेंट इसकी डेट्स को एक्सटेंड करती आ रही है व्हीकुलर डॉक्यूमेंट्स की। खासकर इसमें डीएल आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका। तो उसकी डेट को गवर्नमेंट ने 31 मार्च, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 31 मार्च तक उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। अगर आपका एक्सपायर हो रहा था ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी के जो व्हीकुलर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो आपके 31 मार्च तक उनकी डेट को गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया है। तो जरूर नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, अभी एक दो दिन पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए हैं 2020 के। तो किस स्टेट के ऑफिशियल्स को ये अवार्ड मिले हैं? क्या उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के या कर्नाटक के? तो देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो है इस बार दिया गया है बिहार 5 ऑफिशियल्स को, और खासकर क्योंकि जो उन्होंने एक तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही कोविड के टाइम पे, जब लॉकडाउन था, तो जो बिहार के, आपको पता है बिहार के बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स जो है वो अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं, तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनको एक तरीके से एक तो घर लाने के लिए वापस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना, और बाकी उनके अकाउंट्स में जो है बैंक ट्रांसफर के थ्रू इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफिशियल जो बड़े हैं सेक्रेटरी के, इसलिए जो है municipal corporation has been adjudged as best performing civic body in India? तो क्या वो विशाखापट्टनम है, इंदौर है, गंतूर है या रोहतला है?
तो इस सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड दिया गया बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी। इसको आंसर भी जरूर नोट डाउन कर लें। ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम की जो सिविक बॉडी है, जहाँ के म्युनिसिपल काउंसलर्स होते हैं, एमसी, उसके बाद मेयर जो होते हैं बनाए जाते हैं, तो विशाखापट्टनम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड दिया गया है। ठीक है। स्काईरोज एक्सरसाइज जो है इन दो कंट्रीज के एयरफोर्स के बीच में होगी। तो आप देखेंगे चारों ही ऑप्शंस में इंडिया तो है, इसका मतलब इंडिया तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके अलावा दूसरी कौन सी कंट्री होगी जो स्काईरोस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे? स्काईरोस यानी जो एयरफोर्स, दोनों ही कंट्री की एयरफोर्स, तो क्या वो यूएस है, यूके है, फ्रांस है या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी इंडिया और फ्रांस जो है इस एयरफोर्स की एक्सरसाइज में दोनों ही कंट्रीज के एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और अभी हाल ही में आपको पता है इंडिया ने फ्रांस के से जो है रफेल जेट्स भी परचेज किए थे, तो रफेल जेट्स भी इसके अंदर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। रफेल जेट्स को भी यूज किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, स्काईरोस इसका नाम है, सब जरूर नोट डाउन कर लें। स्काईरोस एक्सरसाइज के अंदर इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगी। आगे अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट पर, कि उसे एक्सपोर्ट अभी नहीं कर सकते थे कुछ टाइम के लिए, उसको भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया है 1 जनवरी से। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है? क्या वो टोमेटो है, ओनियन है, पोटैटो है या कॉलीफ्लावर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी ओनियन के एक्सपोर्ट पे पहले जो रोक लगी हुई थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और उसका मेन रीजन तब ये था कि लगातार ओनियन के प्राइसेस एकदम से बहुत बढ़ गए थे, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए जो है सभी तरीके के एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी ओनियन के। ठीक है, और अब ये 1 जनवरी से रोक अब हट चुकी है, तो ओनियन इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन गवर्नमेंट ने किस स्टेट को डिक्लेयर किया है एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मोर मंथ्स? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है या नागालैंड है? तो इसका आंसर देखिए आप नोट डाउन कर ले, डी ऑप्शन है नागालैंड। और देखिए जब से नागालैंड इंडिया का पार्ट बना है उसके बाद से लगातार इसको एज अ डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में रखा जाता है। खासकर जो वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स है, नागा ग्रुप्स, वो लगातार उस मतलब जो है आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो है उनका टसल चलता रहता है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इसे 6 और महीने के लिए जो है डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में रखा है। जैसे मैंने बताया जब से नागालैंड इंडिया का पार्ट बना है तब से ही लगातार इसको इस कैटेगरी में, डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगर बात करें तो कैबिनेट ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है, अप्रूव किया है सॉरी, इंडिया का किस देश के साथ फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। जो स्पेस होता है हमारा आउटर स्पेस, उसके पीसफुल यूजेस, जैसे आपको पता है जितने भी हम टीवी टेलीविजन सेट्स पे देखते हैं, जो सारे हमारे नेटवर्क आते हैं उसमें क्या पूरा स्पेस ही होता है, यूटिलाइज की जाती है, पीसफुल यूजेस होते हैं आउटर स्पेस के। तो ये साथ में एमओयू किया है कैबिनेट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ एमओयू कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि आउटर स्पेस है उसको पीसफुल यूजेस के लिए दोनों कंट्री कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड न्यू सोलर पावर पॉलिसी 2020? तो सोलर पावर पॉलिसी आपको पता है लगातार भारत जो है सोलर एनर्जी पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ही है इन फ्यूचर, क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारा आपको पता है नॉन रिन्यूएबल है। ये वन टाइम हम यूज जब करते हैं उसे हम दोबारा यूज नहीं, तो सी बात है। और ये एक टाइम बाद जब खत्म हो जाए तो यही जो हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यही हमारा फ्यूचर है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में न्यू सोलर पावर पॉलिसी 2021 अनाउंस करी है? क्या वो गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी गुजरात ने ये न्यू सोलर पावर पॉलिसी अनाउंस करी है 2021। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12, आर्या राजेंद्रन, इन्होंने हाल ही में भारत की यंगेस्ट मेयर के तौर पे किस कॉरपोरेशन वार्ड में केरला के शपथ ली है? ठीक है, मेयर वो बनी है, क्या वो कोल्लम, कन्नूर, थ्रिसूर या तिरुवनंतपुरम? मैंने आपको बता दूं, देखिए ये अराउंड 21 ईयर्स की ही है ये आर्या राजेंद्रन, और अब तक की भारत की सबसे यंगेस्ट मेयर के तौर पर ये चुनी गई है केरला में। ठीक है, इनका अराउंड जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1999 है। ठीक है, तो 21 ईयर्स की भारत की सबसे यंगेस्ट मेयर ये चुनी गई है तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन वार्ड से। ठीक है, और इसके अलावा ये सीपीआईएम की ये मेंबर थी, अराउंड क्लास 5th से ये इसका मेंबर रही हैं। तो अब ये जो है भारत की यंगेस्ट मेयर के तौर पे तिरुवनंतपुरम के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अवार्डेड अ नाइटहुड इन द यूके न्यू ईयर ऑनर लिस्ट। तो हर साल न्यू ईयर के मौके पर जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके के अवार्ड्स अनाउंस करता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। उसमें से जो नाइटहुड का अवार्ड है वो किसे मिला है? क्या वो लुइस हैमिल्टन को मिला है, शेला हैनकॉक को मिला है, जिमी ग्रेव्स को मिला है, या एंडी मुर्रे को मिला है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो लुइस हैमिल्टन है, उन्हें ये नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वो है फॉर्मूला रेसर है ये, ठीक है, जो कार रेसिंग के इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वन ऑफ द हम कह सकते हैं टॉप प्लेयर है ये, जो इसके जो फॉर्मूला जो रेसिंग होती है कार की उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया है यूके ने। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ये भी काफी न्यूज में रहा है ये वाली क्वेश्चन भी, कि ऑल डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्रॉम विच नेटवर्क विल बी फ्री फ्रॉम जनवरी 1, 2021। क्या वो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, या बीएसएनएल है? तो किस टेलीकॉम कंपनी ने अनाउंस किया कि जो उनके डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स है उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है 1 जनवरी से? तो इसका करेक्ट आंसर है जियो, बी ऑप्शन। आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो आप जियो का सिम यूज करते हैं तो आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया डोमेस्टिक कॉलिंग अगर आप करते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी से। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है कल ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का। आपको बताना है कितनी स्टेट्स में रखा है? क्या वो 4 है, 5 है, 6 है, या 7 है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 6 स्टेट्स के अंदर पीएम मोदी ने इस लाइट हाउस के प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन को रखा है, जहाँ पे काफी सस्ते दरों पर जो है घर बनाए जाएंगे, और जो खासकर पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको दिया जाएगा। खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सभी तक जो है सभी को घर देने की जो एक टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, उसको अचीव करने के लिए जो है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं 6 स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो कल ये पीएम मोदी ने रखा था इसका फाउंडेशन स्टोन। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। और क्योंकि हमारा पिछला हफ्ता क्योंकि कुछ ऑफ भी थे तो हम नहीं डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर कवर कर पाए, तो हो सकता है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर शायद ना भी आता हो, बट अब आगे बिल्कुल लाइव हम डेली बेसिस पे मंडे से जुड़ेंगे। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप जुड़े रहें, और एक बार फिर से न्यू ईयर के आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे, और कम से कम कोविड का जो था पूरा साल हमारा 2020 निकला, 21 काफी बेटर हो। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।